जितने में आप एक गाना शूट कर रहे हो उतने में 3 फिल्में बना के खटे मलयालम वाले, और उसको आप कॉपी कर रहे हो। डांसर पीछे गाना गा रहे हैं और ये चल रहा है, हुआ हुआ अला अला, ये क्या चल रहा है? ये जो भेज रहे हैं गुड मॉर्निंग के मैसेज रोज़, कभी अपने दादा को सुबह उठ के सलाम नहीं करते, बाप को सलाम नहीं करते, व्हाट्सएप पे 50 लोगों को गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। तो हीरो के हिस्से में आप हमको तो आपने कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया। ऑडियंस देखना हमको चाह रही है, उसको तो देखना भी नहीं चाह रही है। मेजरली कास्टिंग इज ए स्कैम इन इंडिया। यहाँ पे मैं नाम लेके भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे फिल्म रिलीज करनी है ना, कल को सू करेगा मैं कोर्ट के चक्कर काटूंगा। यहाँ होना ये चाहिए था कि कास्टिंग डायरेक्टर उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बने। अब जो देखा जा रहा है वो उनके लिए उनके दीवार बन के खड़े हो गए, रुकावट। आई विल एक्सप्लेन इट हाउ। आपका ये बिलीव कहाँ गया कि कंटेंट इज द किंग? जो आप नारा तो लगाते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अप्लाई, तब आप बोलते हो फलाने एक्टर को ले आओ, फलाने गाने डाल दो, ये सब करते हो। दिस इज़ डबल स्टैंडर्ड और किलिंग द स्पिरिट ऑफ बॉलीवुड, जो कि आज की डेट में बहुत सारी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही है। दिमाग भी है, दिमाग के अंदर बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि इंसान के अंदर है, अवधि है, तो उसे इस्तेमाल कर। आपकी जहालत की ये वाली तो हद है कि आपको जो जिस धंधे में हो आप उसका नाम सही से नहीं ले पाते, फिर आप उस पर आर्ट कहाँ से ढूंढ लोगे? आप राज करते थे हिंदुस्तान के सिनेमा पे, आज आप पैरों में पड़े हो साउथ के सिनेमा के। तो 99% पीपल आर मेकिंग फिल्म्स। आर्ट बचा कहाँ? मतलब सिनेमा में बिजनेस ही है और आप आर्ट के नाम पे उसको पेल रहे हो। अनफॉर्चुनेटली राइटर यहाँ इंडस्ट्री में उसको सबसे कम इज्जत मिलती है। फिर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या है करने को कि चलो कॉपी कर लेते हैं, रीमेक कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं। इतना कॉमन सेंस नहीं है। ओटीटी घर पे सबके घर पे है, वही फिल्म दूसरी लैंग्वेज में, अभी तो हिंदी में भी डब होके आ गई, सब देख चुके हैं। वही फिल्म आप रीमेक करा के, जैसे आइडिया आया, चलो चलो पैसे हैं, स्टार की डेट मिल गई, चलो फिल्म बनाते हैं। बॉस, एक फिल्म मतलब एक दुनिया बना रहे हो। अब एक दुनिया बनाने की एक प्रक्रिया होती है। सेम चीज़ आपकी लव स्टोरी है। आप कितना प्यार करते हो रियल लाइफ में अपने बच्चे से, अपनी बीवी से, कहाँ से आप प्यार परोसे जा रहे हो? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ट्रस्ट मी, कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है इनामुल हक सर, जिनके बारे में अगर हम बात करें तो उनकी फ़िल्म जैसे कि अगर एयरलिफ्ट में मेजर साहब से लेकर जॉली LLB 2 के अपने इकबाल कादरी हो जाए, या फिर फिल्मिस्तान के आफ्ताब, सब कैरेक्टर में अगर आप देखेंगे इनको तो एक स्क्रीन प्रेजेंस इनकी ऐसी होती है कि आपकी एक बार तो नज़र जाती है। आज हमारे सामने सर आ चुके हैं। सर से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फिल्म द शू आई वोर के लिए। तो सर आप ये बताएं, आपकी फिल्म फाइनली स्क्रीन हुई जागरण फिल्म फेस्टिवल में, कैसा रहा ऑडियंस का रिएक्शन? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में इतनी सारी तारीफ़ें करी उसके लिए शुक्रिया। फिल्म जागरण फिल्म फेस्टिवल में थी एज ए क्लोजिंग फिल्म, और रिस्पॉन्स वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से भी अच्छा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस मेरे काम को लेके होता है। तो जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो एक थोड़ी सी मेरी ऊपर वाले ने एक गॉड गिफ्ट दिया है, एक दूरदृष्टि कि हाँ ये सही बैठेगा और ये नहीं बैठेगा। इसलिए मैंने बहुत कम काम किए हैं। लेकिन मेरा मसला वही है कि खाली फिल्म फेस्टिवल में फिल्में चल जाएं, उससे क्या होता है? मतलब ठीक है, एक दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, फेस्टिवल में लोगों ने ताली बजा दी, वाह भाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो आप ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हो, लार्जर ऑडियंस के लिए। एक मतलब सबको दिखे, सबका सिनेमा है, इट्स ए फ्री वर्ल्ड, इट शुड रीच पीपल। लेकिन वो अपने आप में एक जंग है, रिलीज़ करना, बनाना तो है ही खैर। तो वही जंग से जूझ रहा हूँ, देखते हैं कब रिलीज़ होती है, कोशिश जारी है। हमारे बॉलीवुड में या फिर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जैसे फिल्में बन रही हैं, फिल्म रिलीज़ होने के बाद ऐसा होता है कि लोगों को पसंद नहीं आती है जो भी चीज़ें होती हैं। अगर ये टेक्निक अगर और फिल्म मेकर्स यूज़ करें से, अगर छोटे स्क्रीनिंग्स में और लोग एक फीडबैक लेने के बाद उसे फिर से रिलीज़ करें, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री को इससे? ऐसा नहीं है कि मैं पहला हूँ जो ये कर रहा है, काफ़ी लोग पहले भी किए, काफ़ी नहीं बहुत कम लोग किए हैं। और इसके पीछे अवधारणा यही रहती है कि फिल्म एक बार हाथ से निकल गई, पर्दे पे आ गई, फिर लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा? आप कुछ ठीक तो कर नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप तभी कितना करते हो जब कंट्रोवर्सी होती है, फलाना उन्होंने बोला कि ये सीन हटा दो, वरना पब्लिक सड़कों पे आ गई, तो वो आपका मजबूरी होती है। अदरवाइज़ ऐसा कहाँ हुआ है कि फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद आपको क्रिटिक्स का रिव्यू पढ़ा या दूसरे लोगों का, और फिर उसको आप ठीक करके दोबारा रिलीज़ कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता ना। मगर अगर सर ऐसा अगर हो तो क्या लगता है ये ऐसा करेगी? नहीं, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन रिलीज़ करने से पहले आप अपने स्तर पे अलग अलग हिसाब से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है।
सबका मेन मकसद ये है कि हमने जो बनाया वो मास्टरपीस है और ये हिट है क्योंकि उन्होंने एक फार्मूला फॉलो किया हुआ है. दे आर ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट इट एंड दे जस्ट गो फॉर के. और दूसरे उसमें पैसा भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, थॉट प्रोसेस भी लगता है, जो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते. मुझे लगता है कि वो फिल्म मेकिंग का एक ज़रूरी हिस्सा है. यहाँ पर लोग प्री प्रोडक्शन पे ध्यान ही नहीं देते. पोस्ट में फिर उनको बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है मजबूरी में. जैसे आइडिया आया, चलो पैसे हैं, स्टार की डेट मिल गई, चलो फिल्म बनाते हैं. बॉस, एक फिल्म मतलब एक दुनिया बना रहे हो. अब एक दुनिया बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसके पीछे का एक पूरा XYZ लेफ्ट राइट सेंटर बहुत कुछ होता है, उस पर काम करना चाहिए. तो वो नहीं करते अनफॉर्चुनेटली. इसलिए हमारा सिनेमा जैसा है आपको मालूम ही है. तो सर आपने जैसे कुछ फार्मूला की बात की कि कोई फिल्म बनाना तो इस फार्मूला को यूज़ करो और फिल्म बन जाएगी. तो आपको क्या लगता है वो फार्मूला क्या है और वो कैसे गलत वे में इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इंडस्ट्री को? जो फार्मूला जिसको बोलते हैं वो इंडस्ट्री को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है. ओके. जैसा कि मैंने कहा कि ऑडियंस अभी बहुत ज़्यादा लिटरेट हो गई है, सिनेमा लिटरेट. ऑडियंस हमेशा से सिनेमा लिटरेट थी. ये अलग बात था कि उसके पास पहुंच नहीं थी इंटरनेशनल सिनेमा की. मुझे लगता है कि ये शुरुआत हुई थी इसकी सन 2000 के दौर में, जब टॉरेंट्स आए थे. जी. तो आप देखो कि लोग हार्ड ड्राइव एक्सचेंज करते थे. तेरे पास कितनी पड़ी है? मेरे पास 50 फिल्में हैं, तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को दे दूँ. तब लोगों ने देखी. मैंने भी तभी दुनिया भर का सिनेमा देखा, चाहे वो माजिद मजीदी हो या वुडी एलन हो या दुनिया भर की. वरना उससे पहले हम वही घोड़े पे सवार डगडग डगडग डगडग, या एक हीरो है, एक हीरोइन है, हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया, विलन बीच में आ गया, फिर हीरो उसको विलन को ख़त्म करके उसने हीरोइन को अचीव कर लिया. यही सिनेमा था. लेकिन टॉरेंट्स ने आके हमको बताया चिल्ड्रंस ऑफ हेवन भी है यार, एक बच्चे को जूते चाहिए, ये भी एक फिल्म हो सकती है. तो ऐसे करके जब टॉरेंट ने दुनिया को बताया कि सिनेमा अलग अलग तरह का होता है, और तो लोग बने समझदार. फिर अब फाइनली अभी OTT आ गया. अब उसको देख के तो और भी आप घर बैठे स्पेनिश फिल्म देख रहे हो, घर बैठे टर्किश फिल्म देख रहे हो. जब आप वही लोग घर बैठे स्पेनिश फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हो, घर बैठे मलयालम फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हो, घर बैठे टर्किश फिल्म या दूसरे किसी भी कंट्री की फिल्म, लेकिन जब आप बनाने पे आते हो तो आप फार्मूला के पीछे क्यों पड़ते हो? उसमें तो कोई फार्मूला नहीं था, उसमें तो कोई स्टार भी नहीं था, लेकिन आपने अप्रिशिएट करी. इसका मतलब उसका कंटेंट ने आपको पकड़ के रखा. तो आपका ये बिलीव कहाँ गया कि कंटेंट इज़ द किंग, जो आप नारा तो लगाते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अप्लाई तब आप बोलते हो फलाने एक्टर को ले आओ, फलाने गाने डाल दो, ये सब करते हो. सो दिस इज़ डबल स्टैंडर्ड और किलिंग द स्पिरिट ऑफ बॉलीवुड, जो कि आज की डेट में बहुत सारी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही है. कल आप राज करते थे हिंदुस्तान के सिनेमा पे, आज आप पैरों में पड़े हो साउथ के सिनेमा के. तो जाहिर से मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग अच्छा कर रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं. मलयालम सिनेमा देखो आप, उनके फिर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या है करने को कि चलो कॉपी कर लेते हैं, रीमेक कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं. इतना कॉमन सेंस नहीं है. OTT घर पे सबके घर पे है. वही फिल्म दूसरी लैंग्वेज में, अभी तो हिंदी में भी डब होके आ गई, सब देख चुके हैं. वही फिल्म आप रीमेक करा के दोबारा दिखाना चाह रहे हो. आर यू मैड और समथिंग? प्लीज़ यूज सम सेंसेस एंड इन्वेस्ट समथिंग टू द कोर ऑफ ए फिल्म मेकिंग विच इज़ राइटर. अनफॉर्चुनेटली राइटर यहाँ इंडस्ट्री में उसको सबसे कम इज्जत मिलती है. ये एक अलग टॉपिक है. राइटर आजकल कोविड ने हर एक को राइटर बना दिया. सर आपने जैसे अभी बात करी, जो मशीन मेकिंग वाली एक स्ट्रैटेजी लोग यूज़ करने लगे हैं कि साउथ वाले को ले लो, स्टार्स को ले लो. तो ये जो बिजनेस जो आ रहा हमारे आर्ट को लेकर, आर्ट बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं बिजनेस ज़्यादा फोकस हो गया और आर्ट को उतना वैल्यू नहीं दी जा रही, इसलिए लोग पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी फिल्म बनाकर हमारे सामने दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि स्टार्स को ऐड करके हम पैसा अच्छा कमा सकते हैं. बोलते हैं ना बॉक्स ऑफिस पे बहुत पैसा कमा रहे हैं. तो सर कहीं ना कहीं ये बिज़नेस का जो इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया, आर्ट का कम हो गया है, इसके कारण ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है. ये भी एक रीज़न हो सकता है क्या सर? आर्ट बचा कहाँ, मतलब सिनेमा में बिजनेस ही है और आप आर्ट के नाम पे उसको पेल रहे हो. जिस टाइम पे मतलब इस तरह का सिनेमा बनता था जो आर्ट को अपने अंदर समाये हुए था, उसे आपने एक टैग दे दिया पैरेलल सिनेमा. अब वो गोविंद निलानी जी हो या श्याम बेनेगल जी हो या दूसरे तमाम सईद मिर्ज़ा साहब या दूसरे फिल्म मेकर, जो सिनेमा को एज एन आर्ट देखते हुए और सिनेमा के जो वैल्यूज़ हैं उनको तमाहिद करते हुए सिनेमा बना रहे हैं, आपने उस पर एक टैग लगा दिया, दिस इज़ पैरेलल सिनेमा and what we are making is cinema. No, it's not cinema. You are making films. There is a difference. This is my personal opinion. There is a difference between film and cinema. 99% people are making films.
आपकी जहालत की ये वाली तो हद है कि आपको जो जिस धंधे में हो आप उसका नाम सही से नहीं ले पाते, फिर आप उस पर आर्ट कहाँ से ढूंढ लोगे? इट्स अ प्योर बिजनेस, लोग बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो सर इससे क्या लगता है जो हमारे यंग फिल्म मेकर्स हैं या यंगस्टर्स जिनको फिल्म बनाना है, जो अभी फिल्म स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको ये देखकर उन पे क्या बीतती होगी कि यार अगर हमें भी यहीं जाना है और अगर वहाँ भी ये चीज़ फॉलो हो रहा है तो फिर वो कैसे अभी स्टैंड लेंगे? यंग बहुत बड़ी तोप चीज़ है, वो आने वाले इनकी सब अभी सबका सफाई करने वाले हैं। मतलब ये इस फिल्म का डायरेक्टर 25 साल का लड़का है। अच्छा। और वो एक इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया, उसने पहले यहाँ पे असिस्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर ये स्क्रिप्ट उसने लिखी थी, मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मैंने फिल्म प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया। मुझे सब लोगों ने गालियाँ दी कि तू पागल हो गया, नया लड़का है, कैसे संभालेगा, पहले तो उसने कुछ किया नहीं है। मैं कौन होता हूँ उसका बायोडाटा मांगने वाला? और बायोडाटा वाले क्या कर पा रहे हैं आज की डेट में? आप उठा के देख लो, यहाँ पर जिसने जैसी फिल्म बना दी, क्या उसकी अगली फिल्म पिछली फिल्म से बेहतर है? अगर वो ग्रो ही नहीं कर रहा है तो उसका बायोडाटा में सिर्फ IMDb में फिल्मों की लिस्ट बढ़ रही है, ग्रो तो कर ही नहीं रहा। अब वेस्ट में जाके देखो, किसी भी डायरेक्टर का नाम उठा लो, उसने जो फिल्म पिछले साल या 2 साल पहले बनाई थी, अगली फिल्म उससे बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्स द पावर ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। यहाँ पे सबको सब कुछ आता है, तो जिसका जितना बायोडाटा वो उतना महान है। यहाँ पर मुझे लगता है कि यूथ अभी आने वाले टाइम में उनको आप चांस दे दो। सब बेचारे मजबूर हैं पैसे से, क्योंकि फिल्में पैसे से बनती है। मैंने भी मतलब इसमें ज़िंदगी झोंक दी अपनी, और मुझे को मालूम है कैसे बनाई है, अपना सब कुछ लगा दिया। तो डेफिनेटली फिल्मों के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा जिनके पास है उनके वो डिसीजन मेकर हैं, और वो जो डिसीजन लेते हैं उसमें इनको इंक्लूड नहीं करते। वो बायोडाटा ढूंढते हैं, फेसेस ढूंढते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है और उसे जहाँ पहुँचना है तब पहुँच जाएगा। तो ये जो यूथ है, आने वाले फिल्म मेकर हैं, वो बताएंगे कि सिनेमा क्या होता है। ये जैसे एक 25 साल के लड़के ने डायरेक्ट की रही है, आगे आने वाले और भी बहुत सारे रेडी होंगे। तो बायोडाटा सब रखे रह जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं यूथ को। एक थॉट है जो मैं यहाँ पे रेफ़र करना चाहूँगा, जो मैंने अप्लाई किया पहले और कहीं देखा बाद में। मनी हाइस्ट का एक स्पिन ऑफ आया था, बर्लिन जी। तो बर्लिन, उसके अंदर जब वो हाइस्ट करने वाला है तो अपने साथ सारे यंगस्टर्स उसने जोड़े हुए हैं, और ख़ुद बहुत एक्सपीरियंस चोर है। और वो उनको बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि मैंने अपने टीम में सारे के सारे इतने यंग जवान बच्चों को तुमको क्यों चुना है? क्योंकि मेरा मानना है कि यंगस्टर्स के पास पैशन होता है और एल्डर के पास ईगो होती है। यहाँ ईगो सिर्फ मेरी, पैशन तुम्हारा। अच्छा। तो ये बहुत ख़तरनाक मुझे काम की बात लगी। यहाँ पे मैक्सिमम पैशन डोमिनेट ही नहीं कर रहा है। जिसके पास पैशन, क्योंकि आपकी ईगो इतनी बड़ी है, आप पैशन ऊपर उठने ही नहीं देते हो। तो मैंने यहाँ ईगो अपनी रखी, पैशन उनका रखा, और मैंने उसमें कोई क्रिएटिव इंटरफेयर नहीं किया कि भैया दिखाओ अपना पैशन। सेकेंड फेज़ में जब मैंने इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे आया, तब मैंने ईगो उन लोगों की रखी, क्योंकि वो बहुत सारे जितने भी पोस्ट प्रोडक्शन है सब धुरंधर लोगों ने किया है। वहाँ पे पैशन मैंने अपने पास ले लिया। तो ऐसे करके एक मिक्सचर ऑफ ईगो एंड पैशन, तब जाके आप कुछ ठीक निकाल पाते हो, नहीं तो फिर फॉर्मूले तो बस सब रखे रह जाते हैं। जैसे आपने अभी यंग की बात हो रही, यूथ की बात हो रही है, आप जब तोप थे, जब आप अपने 25 की उम्र के थे, उसके आसपास के थे, जब आप NSD या फिर FTI में आपने जब अपना करा था, ड्रामा स्कूल में आपने काफ़ी 3 साल का ट्रेनिंग लिया, उस दौरान आपका पैशन कैसा था और बाकियों का ईगो आप पे कैसे क्लैश कर रहा था? उस पर अगर कुछ बताना चाहें तो। मैं 25 साल का था तो मैंने NSD में एक फ़िल्म बना दी थी। अच्छा। हाँ, मैं ड्रामा सीखने गया था और फिल्म बना के निकला था वहाँ से। उसके बाद पास आउट होते फिर मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, द सर्च, जो बर्लिन में भी एक फेस्टिवल में उसको बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेशन हुआ था। फिर मैं रुक गया। वहाँ पर मेरा पैशन इतना ज़बरदस्त था कि मुझे दिन रात सुबह शाम पता ही नहीं था। आई वॉज लाइक वर्कोहलिक, जो मैं अभी भी हूँ। और मुझे से हमेशा से मेरा मछली की आंख वो जो रहता है, या घोड़े के जैसे 2 बंधे रहते हैं, मुझे वही दिखता है। मैंने हमेशा वही किया। और ये जो आपने सवाल पूछा, सही पूछा, कि जब मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हुआ तो आई वॉज फुल ऑफ पैशन। तो मेरे पास जब ये लड़के आए, ये जो लड़का डायरेक्टर है या दूसरे इसकी पूरी टीम, इसके क्लासमेट ही लोग थे, तो मैंने रिलेट किया कि यार ये अभी ताज़े इंस्टीट्यूट से निकले हैं, इनके अंदर वो आग होगी, इन्हें सिर्फ कहीं भभकने का कुछ मौका चाहिए। तो मैं अगर इनको मौका दे दूँ तो ये जलेंगे, ये बढ़िया
भपकेंगे, फपकारे मारेंगे, वही किया उन्होंने। अच्छा। तो मैंने वो उस पैशन को रिलेट किया, क्योंकि जब आप ताज़े ताज़े किसी इंस्टीट्यूट से आते हो तो होते हो आप पैशनेट, ये आपके ऊपर है कि उस पैशन को फिर कितना कैरी फॉरवर्ड करते हो। आप बिक जाते हो, बह जाते हो मार्केट के ज़ोर से, अपनी मजबूरियों से खो जाते हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो उस दौरान में पैशनेट थे, आज वो थैला लेके घूम रहे हैं। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है उनकी अपनी मजबूरियाँ हों, हो सकता है, लेकिन अपने पैशन को बचाए रखना अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है, कोई और नहीं आएगा। जी। रही बात ड्रामा स्कूल की, वो ठीक है, मतलब वो एक अलग टॉपिक है, मैं सीखा वहाँ से, लेकिन उसको सीखने के बाद भुलाने में भी मैंने अच्छी खासी मेहनत की। 3 साल मैंने सीखा वहाँ और 5 साल भुलाने में लगे, क्योंकि मैं लर्निंग और अनलर्निंग में बिलीव करता हूँ। ओके, तो मतलब आपको 3 साल सीखने के बाद जो 5 साल का अनलर्निंग था, ये क्या कारण था कि आपको अनलर्न करना पड़ा? क्योंकि सब चाहते हैं कि ड्रामा स्कूल में जाकर मैं सीखूं आर्ट को, और आपने 5 साल आप अगर जब सीख के आते हो ना किसी इंस्टीट्यूट से, तो आप बिना बात का एक बैगेज, एक बर्डन लेके घूमते हो माथे पे, आप अपना ठप्पा लेके घूमते हो कि मैं फलाने इंस्टीट्यूट से हूँ, आई एम स्पेशल। नो, यू आर नॉट स्पेशल। हर इंस्टीट्यूट 20 स्टूडेंट निकालते हैं या 40 या एक नंबर ऑफ, वो सारे के सारे, अगर ऐसा होता कि इंस्टीट्यूट आपको स्पेशल बना रहा है तो सारे के सारे सक्सेस होते, नहीं होते। आप इंडिविजुअली स्पेशल होते हो, और अपनी इंडिविजुअलिटी में आप अपनी ट्रेनिंग को कैसे यूटिलाइज करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इंस्टीट्यूट का ठप्पा लगा के, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस जगह से पास आउट नहीं हो पाते जिस जगह पे वो पढ़े हैं। इंस्टीट्यूट से भले ही हो गए, सो आफ्टर पासिंग आउट 5 years डाउन द लाइन दे आर टॉकिंग द सेम कन्वर्सेशन, दे आर चिलिंग ऑन द सेम टॉपिक्स। सो आई फेल लाइक व्हाट द हेल इज, ये लोग अभी तक वहाँ से निकले नहीं है। तो आई बिलीव इन मूविंग फॉरवर्ड रादर जस्ट स्टेइंग स्टक इन वन सिचुएशन एंड जस्ट लुकिंग बैक अगेन एंड अगेन। ठीक है, अपने पास से सीखना चाहिए, लेकिन आगे क्या करने आए हो, आगे क्या करना है, उस पर फोकस तो है नहीं आपका। तो अनलर्निंग के पीछे मेरा यही था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है किसी भी इंस्टीट्यूट से आने के बाद। आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, अलग अलग टीचर्स की स्कूलिंग, एजुकेशन, वो सब होती है। तो आप यू आर फुल ऑफ कन्फ्यूज़न। तब आपको किसी एक ज़ीरो पॉइंट पे आना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ओके, तो मेरे लिए वो ज़ीरो पॉइंट था प्री एनएसडी टाइम। तो मैं वहाँ दिल से काम करता था, दिमाग से नहीं। एनएसडी के बाद मैं दिमाग से काम करने लगा था। तो मैंने उसको वॉश आउट किया कि फिर अब मैं जब भी करता हूँ पहले दिल से करता हूँ, क्योंकि आप एम्बुलेंस कब बुलाते हो या डॉक्टर कब बुलाते हो? जब आप तकलीफ़ में हो। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग में या आर्ट में दिमाग का काम एक डॉक्टर या एम्बुलेंस का ही है। ज़रूरत पड़े तो बुलाओ, बाकी आर्ट में पहला काम दिल का है। पहले दिल को अपना काम तो शुरू करने दो। आपने दिल ने अपना काम शुरू नहीं किया, आप एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, इसमें ऐसा डाल दूँ वैसा डाल दूँ, तो आप तो कंफ्यूज हो गई। गो ईजी, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्ट फ्रॉम योर हार्ट, go and go. Definitely you will get stuck. When you get stuck, call that doctor, that is your brain, and ask कि बॉस इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देन तब वो सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे, चाहे वो ट्रेनिंग में स्टेंसलर्स की हो, ब्रेक तो ये जो भी आपने पढ़े या फलाने टीचर हो, वो सब आ जाएगा। आपने जो अनलर्न किया है वो कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके कुछ फिल्टर होके जाके एक सेव फोल्डर में सेव हो जाते हैं, जो तभी आते हैं जब आप कॉल करते हो। लेकिन अगर आप कॉल करो तब, अगर आप उन डॉक्टर्स को साथ में लेके चलोगे तो आप क्या कर लोगे? वही होता है एक कन्फ्यूज़न ट्रेन एक्टर के साथ या ट्रेनिंग लिए हुए लोगों के साथ, जो मेरा मानना है। हो सकता है लोग मेरी राय से इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप ये बताएं कि मतलब जब भी किसी एक्टर को ट्रेनिंग लेना हो, किसी को एक्टर बनना हो, तो ज़रूरी है वो ड्रामा स्कूल या FTI या फिर कोई भी एक रेपुटेड ड्रामा स्कूल से, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी खुल गए मुंबई में और पूरे हमारे देश में, कितना इंपॉर्टेंट है एक्टर को ट्रेनिंग लेना? क्योंकि आपने बोला कि ज़रूरी है बुलाना एज अ डॉक्टर को जब ज़रूरत पड़े, बट इसको कितना इंपॉर्टेंट है? या मुझे लगता है कि बेसिक्स के लिए ज़रूरी है, सिर्फ एक्टर को नहीं, हर एक कॉलेज में, स्कूल में थिएटर की बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए बचपन से ही। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको एक व्यक्तित्व के तौर पे उभरने में हेल्प करता है थिएटर, वो करना चाहिए। लेकिन वो एज एन एक्टर प्रोफेशन अगर आप चुनना चाह रहे हो उसमें हेल्प करेगा, वो ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ना आपका वर्क प्रैक्टिस स्पेस कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, ना थिएटर हो सकता है। एक्टर की दुनिया, एक्टर का स्टेज पूरी दुनिया होती है। शेक्सपियर भी कह गए थे ना, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। वो बूढ़ा आदमी 400 साल पहले कुछ ऐसे नहीं बोल के गया था। तो लोग एक अलग गलत फहमी में घूम रहे हैं कि मैं थिएटर करूँगा तो शायद मैं अच्छा एक्टर हो जाऊँगा।
करना है आपको सिनेमा, कर रहे हो आप थिएटर, मैं ये नहीं कह रहा थिएटर नहीं करना चाहिए, फिर आप थिएटर कर रहे हो तो 100% थिएटर करो बॉस, उसको सीढ़ी बना के मत चढ़ो। हाँ, कभी आपका मन कर रहा है, शौक है तो कर लो, लेकिन आप ऐसा नहीं मतलब कि कुछ सिनेमा में नहीं कर पा रहा तो चलो छोड़ो चलो थिएटर कर लेता हूँ, वो एक एक्सक्यूज़ है, क्योंकि दोनों की ट्रेनिंग अलग है। मैं जब ट्रेनिंग लेके थिएटर के आया तो वहाँ डायरेक्टर बोलता था थोड़ा सा लेफ्ट हो जा, तो मैं 1 फीट लेफ्ट होता था, यहाँ मैं 1 फीट लेफ्ट होते ही बाहर हो गया फ्रेम से 1 इंच लेफ्ट होते ही। तो एक अलग ही ट्रेनिंग है, खैर वो तो सब जानते ही हैं, बेसिक हैं। तो तुम्हारे सवाल पे वापस आता हूँ कि कॉलेजेस या स्कूल के लेवल पे थिएटर की ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन आपको सिनेमा में आपको कुछ करना है ज़रूरी नहीं है। इट्स ऑल योर IQ, योर बुद्धि, टू यूज़ योर टैलेंट विच इज़ गॉड गिफ्टेड, टू पॉलिश इट। अब आप कैसे करो, कहाँ करो, आपने रास्ते खुद ढूंढो। इट कैन बी एनीवेयर। मतलब मेरे लिए तो अंधेरी स्टेशन की भीड़ ही बहुत बड़ा लर्निंग स्पेस है। आप 50 तरह की बॉडी लैंग्वेज देखते हो, 50 तरह की मूछें देखते हो, 50 तरह के बाल देखते हो, 50 तरह की चाल देखते हो, तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है। कहीं भी आप एक अच्छी फिल्म देख लो, एक अच्छी किताब पढ़ लो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट या कोई थिएटर स्टेज आपको ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। आपकी ट्रेनिंग कहीं भी हो सकती है। आपको ईश्वर ने दिया है बुद्धि, उसके अंदर एक, मैं तो इसलिए अपनी कंपनी का नाम भी IQ सिनेमैटिक्स रखा है। IQ मेरा नाम का फर्स्ट और लास्ट लेटर भी है, और मैं IQ को ठीक से यूज़ कर पा रहा हूँ, थैंक गॉड, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया अशरफुल मखलूक़ात, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। और वो सर्वश्रेष्ठ में एक ही अंतर है, बाकी सब चीज़ें, सारे ऑर्गन सारे प्राणियों के अंदर हैं। दिमाग भी है, दिमाग के अंदर बुद्धि नहीं है, तो वो बुद्धि इंसान के अंदर है। अब दी है तो उसे इस्तेमाल कर। अब कितनी कर पा रहा है उसकी कैपेसिटी है। ज्ञान देना आसान है, हो सकता है मैं भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इट्स सब्जेक्टिव। जी सर, जैसे आपने अभी हमारे भी यंगस्टर्स की बात हो रही है, पैशन की बात हो रही है, अब IQ की बात हो रही है, और जब बात होती है, जब इंसान कोई जैसे मुंबई शहर आता है, वो एक्टर कहाँ जाएगा? कास्टिंग के पास ही जाएगा, और चाहता है इंसान कि मुझे रोल मिले कास्टिंग के पास जाकर, और कहीं ना कहीं आपने कहा कि वो फिर अपना रास्ता छोड़ के कुछ और करने लग जाते हैं, उनके पास भी ऑप्शन नहीं होता है। मुझे आप अभी कास्टिंग के लिए स्पेसिफिकली बताइए कि ऐसा क्या हो रहा है कास्टिंग में, या चीज़ें आपके पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि लोगों को कास्टिंग सही वे से की जा रही है? क्योंकि अगर आप बाहर निकल जाओ अंधेरी में, आराम नगर में, बहुत लोग आपको मिलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, बोलेंगे हमें काम नहीं मिल रहा है। तो टैलेंट में कमी है, या आप में ही कमी है, या फिर कास्टिंग वालों में कमी है? आपको क्या लगता है? मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ कभी पर्सनली उतना पाला नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं मैं हमेशा डायरेक्टर्स चॉइस रहा हूँ। मुझे डायरेक्टर्स ने पसंद किया, चाहे वो एयरलिफ्ट के लिए राजा मेनन हो, या फिल्मिस्तान के लिए नितिन कक्कड़ हो, या जॉली LLB महारानी के लिए सुभाष जी हों, या कोई भी मेरा प्रोजेक्ट है। मुझे 1-2 को छोड़ के सिर्फ ये पागलपंती में शाहिद हसन ने मुझे कास्ट किया था, बाकी सब मैं डायरेक्टर्स चॉइस रहा हूँ मोस्टली। तो इसलिए मेरा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा उनसे कभी पाला पड़ा, ना मैं कभी उनके पास ऑडिशन देने गया, ना मोस्टली मैंने काम मांगा। लेकिन मैं जिस जगह पे रहता हूँ, यारी रोड पे, मेरी बिल्डिंग के सामने एक टी स्टॉल है, वहाँ पे शाम को एक्टरों का जमावड़ा लगता है, और मैं ऐसा रहा हूँ जो हमेशा भीड़ में रहने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने भी आपको बताया कि करीब अंधेरी स्टेशन ही चले गए, देख रहे हैं, तो मैं आता हूँ अपने पर्पज़ से, सीखने के लिए, लोगों से मिलने जुलने, इंटरेक्ट करने के लिए। पिछले 1.5-2 साल से मैं जो लोगों में एक बहुत भयंकर वाला फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि 1-2-4 कास्ट को छोड़ के जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मेजरली कास्टिंग इज़ ए स्कैम इन इंडिया, ये हो रहा है। और कुछ हद तक जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुए हैं, मेरी मैनेजर्स टीम ने मुझे अपडेट किया है बहुत सारे, तो एक भयंकर स्कैम है। और अनफॉर्चुनेटली अब उतना ओपन स्पेस नहीं रहा एक्टर के लिए। होना ये चाहिए था कि कास्टिंग डायरेक्टर उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बने। अब जो देखा जा रहा है वो उनके लिए उनके दीवार बन के खड़े हो गए, रुकावट। आई विल एक्सप्लेन इट हाउ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो सिस्टम था, मैं जब आया था तो मैं असिस्ट करता था पंकज पराशर साहब को, करमचंद लिखता भी था, आराम नगर में मेरा ऑफिस था, तो पीपल यूज टू वॉक इन के कुछ काम है क्या, तो भीड़ भी लगी रहती थी, मैं ऑडिशन भी लेता था। तो अचानक डायरेक्टर साहब बाहर आए, उसने देखा यार वो लड़का ठीक लग रहा है मेरे को, तो उससे बोला, उसको बोला, उसको, तो एक अप्रोच थी। डायरेक्टर आपको देख लेता था, आपके उस पर नज़र पड़ जाती थी, आप कुछ और दे रहे हो उसको, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही है। इससे ऑल डायरेक्टर्स मीडियम ना, उसका विजन कुछ और ही चल रहा है, आप बिना बात उससे चेपे जा रहे हैं फोटो पे फोटो। तो एक लिबर्टी थी, एक फ्रीडम था, लोग जब इंटरेक्ट करने जाते थे। अभी अनफॉर्चुनेटली मेकर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने फॉर बजट सेविंग
कि भैया अभी कास्टिंग डायरेक्टर ही निगोशिएशन कर रहे हैं पैसे का, तो उनका पैसा बच रहा है, किसको बुरा लगता है? डायरेक्टर्स का हेडेक बच गया, वो एसी में बैठा है, उसको नहीं इंटरेक्ट करना लोगों से, उस पर बस जो शॉर्ट लिस्ट ऑडिशन आ रहे हैं वो उन्हीं में से चुन रहा है। नाउ द पॉइंट इज़ कि वो जो शॉर्ट लिस्ट ऑडिशन आ रहे हैं वो किसके हैं? इन मैक्सिमम केसेस एज पर माई पर्सनल नॉलेज बहुत बड़ा फेवरिज्म चल रहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर के पास एक वीटो पावर है, अथॉरिटी है, वो जिसका चाहेगा उसका भेजेगा, जिसका चाहेगा उसका नहीं भेजेगा। पहले तो इंटरव्यू भी बेचारे दे पाते थे, अभी उनको इंटरव्यू के लिए भी बाकायदा लाइनें भी नहीं लगती, अब तो उनको ऐप पे बोल दिया गया है, और पता नहीं क्या मुझे मतलब बता रहे थे कुछ, तो क्या ऐप है वो स्कैन करो, ये करो, फिर हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मतलब लोगों के रास्ते बंद हो गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे बुरा लगता है देख के। मैं अपने लिए इतना वो नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही बहुत सेलेक्टिव रहा हूँ, खुद ही कम काम करता हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों में फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूँ। आप कभी आइए यारी रोड में, जमीला टी स्टॉल पे, या आसपास की दूसरे टी स्टॉल में, या रामनगर में, अंडर कवर में लोगों से बात कीजिए। कैमरे के सामने या वैसे बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सबको गुड बुक में रहना है। तब आपको उनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आएगा कि दीज पीपल हैव रियली बिकम ए ग्रेट ऑब्स्टिकल इन देयर करियर। तो मैं इस माध्यम से जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कम बैक टू दैट ऑफिस वॉक इन। थोड़ा सा हेडक है, लेकिन आर्ट की खूबसूरती है, बहुत सारी हेडक ना हो तो फिर आर्ट ही क्या, फिर तो प्योर धंधा बन गया। तो लोगों को थोड़ा सा और स्पेस दीजिए, उनको थोड़ा फ्रीडम वाला, मुझे लगता है कि इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर वाला रखे तो भी बेटर है, कम से कम एक फ्रीडम तो रहती है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं तो इनकी क्या सेटिंग है। और मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सो कॉल्ड बिगीज़ हैं वो किसी के साथ उनकी पैसे की सेटिंग हो सकती है, किसी के साथ किसी और तरह की सेटिंग है। लेकिन क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि मुझे भी उनके यहाँ से कभी कभी आया है, और मुझे आया है तब कि किसी डायरेक्टर ने उनको बोला कि यार ये एक्टर हमको चाहिए। मैं डायरेक्टर्स लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको बोलता है आपके पसंदीदा एक्टर के बदले कि सर मैं आपको कम बजट में इससे बेहतर ऑप्शन देता हूँ, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो ये गेम चल रहा है, इट्स ए स्कैम, इट शुड स्टॉप। और मुझे लगता है लोगों को और फ्रीडम और फ्रीली स्पेस मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे स्टेटमेंट में मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, देयर आर फ्यू जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर एज वेल, जिनका प्योर प्रोफेशन ही कास्टिंग रहा है शुरू से, जो बाई चांस वाले बन गए, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं नाम लेके भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे फिल्म रिलीज़ करनी है ना, कल को सूख करेगा, मैं कोर्ट के चक्कर काटूंगा या फिल्म रिलीज़ करूँगा, तो कभी ज़रूरत पड़ी तो नाम भी लेके बोल दूँगा। ओके सर, आपने जैसे कहा कि आप काफ़ी सेलेक्टिव रहे हैं फिल्मों को लेकर, आपको लगभग 18 साल हो चुके इस इंडस्ट्री में, तो आपका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए आपकी फिल्मोग्राफी तो आपने काफ़ी सेलेक्टिव और कम काम किए हैं, बाकी लोग अगर कंपैरिजन करें तो बहुत लोगों ने काफ़ी वास्ट रेंज में फिल्म्स की हैं, तो आपका रीज़न, आपको फिल्में कम मिली या आपने खुद कम फिल्में चूज़ की? मेरा रीज़न है, मुझे एक्चुअली पहाड़ पे झंडा नहीं गाड़ना, मुझे अपना झंडे का डंडा बड़ा करना है। ये मैं आपको बताता हूँ फिलॉसफी। दो चीज़ होती हैं कि हर उरूज को जवाल है, मतलब जो उगा है सूरज वो डूबेगा भी, जो पहाड़ पे चढ़ा है वो उतरेगा भी। पहाड़ पे चढ़ने की खुशी उतनी नहीं होती जिससे ज़्यादा गम उसके उतरने का होता है। तो एक्टर की लाइफ में एक दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आप अपना पीक एंजॉय करो, जब आपको काम आ रहा है आप भर भर के पैसा लो, भर भर के काम करो, 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4 बंगले बना लो। लेकिन जब आपसे ऑडियंस बोर हो गई और आप खुद अपने आप से बोर हो गए और आपको काम मिलना बंद हो गया या कम हो गया, तब आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपका मनपसंद काम नहीं है, फिर आप उतरना शुरू होते हो। वो दुख जो उतरने का है वो मुझे नहीं अपनी लाइफ में चाहिए था, इसलिए मैंने ना चढ़ना प्रीफर किया। अब उसका सॉल्यूशन ये निकाला कि ज़रूरी थोड़ा है कि आप झंडा चढ़ के फहराओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे झंडे का डंडा इतना बड़ा हो कि मैं उसको जब चाहे ऊपर उठा लूँ कि चलो अभी चोटी पे है, और जब चाहे नीचे कर लूँ कि भैया आप नीचे हैं, थोड़ा सा दूसरी तैयारी करते हैं। तो आई वॉन्ट टू वर्क ऑल माई लाइफ टिल माई लास्ट ब्रेथ विद ए हेल्दी कंडीशन। जब तक मेरा दिमाग मेरा शरीर साथ दे मैं तब तक काम करते रहना चाहता हूँ, इसलिए कम काम करता हूँ, क्योंकि मुझको भी मालूम है मैं अगर भर भर के जितना काम आता है सारा कर लूँ तो मैं 10 साल में ख़त्म हो जाऊँगा। मुझे नहीं होना। मुझे लगता है कि बहुत दूसरी बात, उतना अच्छा आना भी बहुत ज़रूरी है कि कमाल की फिल्में बन रही है बॉस,
ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, तो मैं भी फिर करूं, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जो ख़राब में कम ख़राब है उसको करें, या अच्छों में ज़्यादा अच्छा है उसको करें, तो इस वजह से मैं कम फिल्में करता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आप कम फिल्में करते हो, अभी तक आपने जितनी भी फिल्में की काफ़ी बेहतरीन सारे डायरेक्टर्स लगे, आपको ऐसा कौन सा डायरेक्टर, कौन सी फिल्म ऐसी लगी कि ये मेरे लिए थोड़ा लाइफ चेंजिंग, या मुझे कुछ बहुत बड़ा लेसन मिला इस फिल्म से? मेरे सारे ही कैरेक्टर बहुत लाइफ चेंजिंग रहे, मतलब जैसे फिल्मिस्तान ने मेरी लाइफ चेंज करी है, मुझे लाइमलाइट में लाया। मैंने हिंदुस्तान के कौन से पब्लिकेशन के फ्रंट पेज पे फ़ोटो नहीं छपा, कौन से न्यूज़ चैनल के मीडिया हाउस में इंटरव्यू नहीं आया, वो सब लाइमलाइट मैंने देखी, जो हर एक एक्टर की ख्वाहिश रहती है। थैंक गॉड मुझे पहली फिल्म से मिल गई। फिर उसके बाद बाढ़ आ गई, वही वाले सब पाकिस्तानी रोल, ये सब वो सब। फिर मैं गायब हो गया, लोग यहाँ बोलते हैं तो दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, गायब हो जाएगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन फिर एयरलिफ्ट आई तो फिर वापस से सब, एयरलिफ्ट ने एक अलग ही नज़रिया दिया लोगों का, लोग कन्फ्यूज़ ही हो गए, ये एक्टर कहाँ से आया है, ये क्या यूएई का है, सऊदीया का है, कहाँ का है पता नहीं है। तो वो एक अलग लाइफ चेंजिंग था। फिर उसके बाद जॉली एलएलबी आई। अनफॉर्चुनेटली जॉली एलएलबी इतना पॉपुलर हो गई, मैं उसको अनफॉर्चुनेटली से बोल रहा हूँ कि उसने मेरे एयरलिफ्ट वाले काम को ओवरशैडो कर लिया, क्योंकि वो रेलिवेंट इतना है कि हर दूसरे महीने मीम आते हैं, मुझे भेजते हैं लोग, वो कटघरे वाला सीन। तो मुझे दुख होता है कि इसकी वजह से मेरे अच्छे काम ओवरशैडो हो गए। फॉर एग्जांपल महारानी, आई प्लेड ए 60-year-old बंगाली कैरेक्टर, जिसमें मुझे मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट बंगाल से मिले कि थैंक यू फॉर मेकिंग बंगाली ऑथेंटिक ऑन सिनेमा, अदरवाइज़ वो मिष्टी दोई रसगुल्ला बोल के निकल जाते हैं लोग। तो मैंने तो सारे ही काम जिनमें मैंने बहुत अच्छे किए, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे हर काम को ऑडियंस ने भी बहुत सराहा, क्रिटिक्स भी हर एक काम के लिए एक पैराग्राफ या एक लाइन तो लिख ही देते हैं, जिसमें मैक्सिमम लाइन ये होती है कि ही शुड हैव बीन गिवन मोर स्क्रीन स्पेस, इसको और लंबा हम देखना चाहते थे, लेकिन कौन दिखाएगा, सारा तो आपका हीरो के हिस्से में आप, हमको तो आपने कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया, ऑडियंस देखना हमको चाह रही है, उसको तो देखना भी नहीं चाह रही है। तो एक अलग डिबेट है, इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अपने तरीके का काम किया जाए। तो इसीलिए फिल्म बन के अभी तैयार है, एक बनाई है, दूसरी भी बनाऊंगा, तीसरी बनाऊंगा, आगे बनाता रहूँगा। सिनेमा अपने तरीके से बनाना चाहता हूँ। अभी हाथ पैर बंधे हुए हैं पैसे की वजह से, लेकिन सारा वक्त एक जैसा नहीं आता। आज कठिन दौर है, कल ये भी गुजर जाएगा। जी सर, आखिरी 2 क्वेश्चंस आपके लिए। जी, पहला ये कि आपकी इतनी एक्सपीरियंस है, जितनी आप अभी आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, इतनी चीज़ें कर रहे हो, अगर आपसे मैं पूछूं कि एक कानून, एक लॉ बनाना हो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कि ये तो भाई फॉलो करना ही पड़ेगा, तो क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे खुला खेल फर्रुखाबादी है। मेरा मतलब हमेशा से ये है कि बॉलीवुड क्या है, लोगों को लगता है कि बॉलीवुड कोई एक हवेली है जहाँ सब छत के नीचे सारे भाई मिलके काम करते हैं। नहीं, इट्स अ सिटी, लाइक ए सिटी। फिरोज़ाबाद जहाँ चूड़ी का काम होता है, लाइक ए सिटी। सहारनपुर जहाँ लकड़ी का काम होता है, जिसकी जैसी मर्जी बना रहा है। द सेम थिंग, इट्स अ सिटी जहाँ फिल्में बन रही है, जिसकी जैसी मर्जी बना रहा है, ओपन। अगर लॉ हाइपोथेटिकली बनाना ही चाहिए, तो मुझे लगता है कि आइडिया तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन उस आइडिया को आप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपकी काबिलियत है या नहीं है, उस पर कुछ पैरामीटर सेट होने चाहिए। क्योंकि आर्ट और क्राफ्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। आइडिया होना एक आर्ट है, आपके पास एक कहानी है, वो एक आपके आर्ट से निकली है, आप उसे स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट कर दें, ये एक क्राफ्ट है। और आर्ट गॉड गिफ्टेड हो सकता है, क्राफ्ट नहीं हो सकता। क्राफ्ट सीखना पड़ता है। यहाँ पे क्राफ्ट सिखाने की, खास तौर से स्क्रिप्ट राइटिंग के, ना तो कोई ढंग का इंस्टीट्यूट है, ना कोई ढंग की ट्रेनिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कानून बने तो आपको पास आइडिया है, कुछ एक ऐसा होना चाहिए जहाँ कुछ क्राफ्ट सीखे हुए लोग, हो सकता है मैं गलत हूँ, बैठ के उसको ठीक करें या ठीक तरीके से लिखें। अभी कोविड ने क्या हुआ, हर आदमी को राइटर बना दिया, क्योंकि 2 साल घर पे बैठे थे, कुछ नहीं हो रहा तो लिख लेते हैं। अब वो क्या लिख के, और अनफॉर्चुनेटली जो रियल राइटर हैं, जो शहर में राइटर बनने आए थे, मैं देख रहा हूँ वो घूम रहे हैं बेचारे। जो राइटर बाई चांस है, उनकी फिल्में रिलीज़ हो रही है हर दूसरे तीसरे महीने। आई डोंट नो। तो मैं तो कुछ कहने की सिचुएशन में नहीं हूँ कि क्या कानून बनना चाहिए, बट हम लोगों को अपनी सेंसिबिलिटी ग्रो करनी चाहिए, स्पेशली डिसीजन मेकर को, कि ये क्या कह रही है, ये कहानी है क्या, ये कहना क्या चाह रही है। वही फार्मूला, अरे कब इतना प्यार क्यों भरा है आपके अंदर भाई, मतलब प्यार से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा बॉलीवुड तुम्हारा। अपने घर में गृहस्थी में दिखा लो प्यार। आपके अखबार भरे पड़े हैं डोमेस्टिक वायलेंस से और इससे उससे परे, और फिर प्यार बांटे जा रहे हो, वो भी लड़का लड़की का प्यार। कमॉन, बहुत सारी कहानियाँ हैं, प्यार से ऊपर उठो। इतने सारे स्यापे, इतने सारे ये सब मोहब्बत की आपने कहानियाँ बताना माना, ख़त्म ही नहीं, उठ ही नहीं पा रहे, भर पे इतनी नहीं है। तो
इट्स लाइक समथिंग जो भेज रहे हैं गुड मॉर्निंग के मैसेज रोज़, कभी अपने दादा को सुबह उठ के सलाम नहीं करते, बाप को सलाम नहीं करते, व्हाट्सएप पे 50 लोगों को गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। सेम चीज़ आपकी लव स्टोरी है। आप कितना प्यार करते हो रियल लाइफ में अपने बच्चे से, अपनी बीवी से, कहाँ से आप प्यार परोसे जा रहे हो। कम ऑन, सिनेमा में बहुत कुछ है बताने के लिए, दूसरी कहानी। तभी आप पागलों की तरह उनकी मलयालम सिनेमा के पीछे भाग रहे हो, पागलों की तरह आप उसका कॉपी कर रहे हो, उसका कर रहे हो। खुद बनाने पे आ रहा था, आप प्यार के उसमें डूबे हो, मर जाओगे डूब डूब के। इतना प्यार ठीक नहीं है, ज़्यादा गुड़ कड़वा हो जाता है, इतना मिठास भी ठीक नहीं लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बंद करो ये प्यार मोहब्बत। बहुत सारी कहानियाँ हैं, हाँ प्यार मोहब्बत की जेन्युइन कहानी है। मतलब आई वॉज वॉचिंग ए फिल्म प्रेमालू, इट्स ए मलयालम फिल्म। वो आपको फील करा देती है यू आर इन लव, या तो फिर वो हो। ये क्या मतलब है 500 डांसर पीछे गाना गा रहे हैं और ये चल रहा है हुआ हुआ अल्लाह, ये क्या चल रहा है। ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ट्रस्ट मी, कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यू कैन डू मिराकल विद दैट फिल्म। वी आर अननेसेसरली मेकिंग कॉस्टली फिल्म बिना बात की। जितने में आप एक गाना शूट कर रहे हो उतने में 3 फिल्में बना के खटे मलयालम वाले, और उसको आप कॉपी कर रहे हो। तो कम ऑन यार, निकलो बाहर प्यार मोहब्बत से। थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाओ, अपना पैशन भी दिखाओ, जुनून भी दिखाओ कुछ। ये मैं कान पकड़ के कहता हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। इरफान साहब बहुत महान एक्टर थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं, वक्त से पहले चले गए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं इतने गिफ्टेड जो काम वो बारीकियाँ। मैं तो फिर भी बहुत सारे रूप धरे और बहुत सारे विग लगाए, बहुत सारे सब जाके कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स दे पाए। उनका तो कमाल ये था कि वो ना कभी ना बाल बढ़ाए, ना कभी मूछे बढ़ाए, ना कुछ। और वो हर कैरेक्टर में क्या अलग। आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन फ्रॉम D-Day, जब वो एयरपोर्ट पे फ्लाइट क्यू में खड़े और अपनी वाइफ की तरफ एक दैट लुक एक्चुअली किल्ड मी। दैट इज अ पावर ऑफ अ परफॉर्मेंस। अनफॉर्चुनेटली लोग काम नहीं करते उस लेवल का अपने कैरेक्टराइजेशन पे, अपने उस पर चलो चलो लाइन क्या है। या मतलब मुझे लगता है कि और टाइम एक्टर को देना चाहिए अपने क्राफ्ट पे। बहुत सारी फिल्में करके और बहुत सारी यहाँ से ये ख़त्म करके दूसरे उसमें कूदे जा रहे हैं, तो काम पे फ़र्क पड़ रहा है। तो इरफान साहब को मेरी श्रद्धांजलि। मेरे पसंदीदा एक्टरों में से एक थे। हालांकि मेरे बहुत कम रहे हैं मेरे पसंदीदा एक्टर, लेकिन इरफान साहब थे। आज की डेट में मैं अगर 2 साल पहले मुझसे कोई पूछता था कौन है, तो मैं नहीं ले पाता था किसी का नाम। अब मैं शायद फहद फाजिल का नाम ले पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर। और वेस्ट में मैं डैनियल डे लुइस को काफ़ी पसंद करता हूँ। बाकी मुझे बहुत सारे लोगों के नाम भी याद नहीं है हॉलीवुड में, और ना मुझे फिल्मों के नाम ही, लेकिन मैं देखता सब तरह की हूँ, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। ड्रामा स्कूल में और भी बहुत सारे दिए, नसीर साहब हैं, ओमपुरी साहब हैं। जैसे मैं वही एग्जाम्पल दे रहा था कि 2 तरह के एक्टर होते हैं, एक जो अपना पीक एंजॉय करके ख़त्म हो जाते हैं, एक जो लाइफ टाइम अपने रेस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। ओमपुरी साहब या नसीर साहब भी उन्हीं लोगों में से एक हैं कि इन्होंने जो शुरुआत में जो रेस्पेक्ट अर्न किया, जैसे तमस में ओमपुरी साहब ने जो रेस्पेक्ट लिया था, वो अपने मरते दम तक उस रेस्पेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करके गए। इरफान साहब ने जो शुरुआत में अपना जो रेस्पेक्ट गेन किया था, वो एंड तक उनके साथ रहा। तो ऐसा नहीं है कि पीक वाले ही लोग हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने इस रास्ते को चुना कि पैरेलल वो रेस्पेक्ट ऑल थ्रू लाइफ चला रहे। मैं उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए कम काम करता हूँ। आपके सवाल का एक दूसरा जवाब ये है, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। जो ज़्यादा काम करें अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं। बहुत सारे नोट्स आते हैं, मैं भी छापना चाहता हूँ। किसको बुरा लगता है पैसा आना, लेकिन किस कीमत पे, वो बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इनामुल हक और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रूथ विद एक्स्ट्रा फिल्मी।